नमस्कार दोस्तों, काफ़ी समय के बाद आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और अब तक काफ़ी समय से आप तक हमारे वीडियो नहीं पहुँच रहे होंगे, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और अब हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप तक हमारे वीडियो हर रविवार आसानी से पहुँचते रहें। तो आज का टॉपिक काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। अगर इसे आपने अंत तक देख लिया तो आप यकीन मानिए आप जो शब्द सुनते हैं आंदोलन, क्रांति, इन सबको समझेंगे। लेकिन साथ ही हम लोग आंदोलन जो वर्ड है और जो आंदोलन है उनको बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि आंदोलन दरअसल हैं क्या, आंदोलनों की जो संपूर्ण क्रियाविधि है वो क्या होती है, सामाजिक आंदोलन प्रारंभ कैसे होते हैं और फिर ये समाप्त कैसे हो जाते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक, सामाजिक आंदोलन, बहुत ही डिटेल्ड तरीके से। दोस्तों, सामाजिक आंदोलन एक प्रक्रिया के तहत हम पूरा समझेंगे, तो उससे पहले कुछ चीज़ें हैं उनको हम आसानी से समझते हैं। दोस्तों, दो शब्द हैं, हम लोग उन्हें हल्का समझ लेते हैं। पहला है संगठित और दूसरा है संस्थागत। संगठित तभी कोई चीज़ होती है जब उसमें पर्याप्त उद्देश्य निहित हो जाता है, और संस्थागत से तात्पर्य होता है कि उसे लोगों की स्वीकृति या मान्यता मिल चुकी है। दोस्तों, सामूहिक क्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें दो तत्व शामिल होते हैं, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे होंगे। पहला सामूहिक चेतना और दूसरा सामूहिक भागीदारी। आइए कुछ उदाहरण से हम समझते हैं कि सामूहिक क्रिया क्या होती है। दरअसल जैसे आपने भीड़ को देखा होगा, उसके द्वारा जो क्रिया की जाती है क्या वो सामूहिक क्रिया कहलाएगी? तो उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें देखिए जो ये सामूहिक क्रिया के दो तत्व शामिल हैं, सामूहिक चेतना और सामूहिक भागीदारी। तो क्या आप देखिए इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो इसमें सामूहिक भागीदारी तो हो सकती है लेकिन सामूहिक चेतना नहीं हो सकती है। कभी भी आपने भीड़ को देखा होगा, उसकी जो पूरी क्रिया है वो करने की तरीका जो है वो आप देखें कि मान लीजिए कोई भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की पिटाई हो रही है, तो इसमें पिटाई तो सभी लोग भागीदारी से कर रहे हैं, लेकिन शायद ही सभी को ये पता हो कि उस व्यक्ति को पीटा क्यों जा रहा है। तो इसीलिए जो ये भीड़ द्वारा कोई की गई क्रिया होती है वो सामूहिक क्रिया नहीं कहलाती है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी कॉलेज के छात्रों द्वारा जब प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा जाता है, इसमें देखो छात्रों की सामूहिक भागीदारी भी होती है और उसके साथ साथ सामूहिक चेतना भी शामिल होती है कि क्यों हम प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो यह एक सामूहिक क्रिया का एग्जाम्पल है। टेंशन मत लेना, इसी सामूहिक क्रिया से सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं उनको हम आगे क्लियर करेंगे और समझेंगे। बस वीडियो को आप अंत तक देखिए। दोस्तों, सामूहिक क्रिया को समझने के बाद अब इसके प्रकारों को समझते हैं। तो जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं, सामूहिक क्रिया के 3 प्रकार होते हैं। पहला है विरोध, दूसरा है उपद्रव और तीसरा है विद्रोह। तो जो ये विरोध होता है, प्रोटेस्ट, आपने खूब वर्ड सुना होगा। प्रोटेस्ट में 2 चीज़ें शामिल हैं। पहला कि ये हिंसात्मक भी हो सकता है और गैर हिंसात्मक भी हो सकता है। आपने देखा होगा प्रोटेस्ट अगर कहीं हो रहे हैं तो उनमें हिंसा भी हो सकती है और हिंसा नहीं भी हो सकती। दूसरा, जो प्रोटेस्ट होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें कोई मांग छुपी होती है, किसी चीज़ की डिमांड होती है। दूसरा जो उपद्रव है, एगिटेशन है, ये लगभग हिंसात्मक होते हैं, इसमें हिंसा शामिल होती है। कभी कभी ये गैर हिंसात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो मांग होती है वो बाध्यकारी मांग होती है। मतलब जो ये एगिटेशन वाला तत्व है, इसमें तो जब तक उनकी मांग नहीं पूरी होगी तब तक वो उपद्रव करते रहते हैं। दोस्तों, तीसरा है विद्रोह। इसमें क्या होता है, इसमें जो 2 तत्व शामिल हैं, पहले में है अचानक व्यवस्था में परिवर्तन लाना, इसके लिए विद्रोह होता है, जैसे आपने 1857 का विद्रोह सुना होगा। और दूसरा हिंसा हो सकती है, इसमें जब विद्रोह होगा तो उसमें हिंसा भी शामिल हो सकती है। अब दोस्तों, जो ये तीसरी क्रिया है विद्रोह वाली, इसमें क्या होता है कि जब यह संगठित और संस्थागत हो जाती है तब यही विद्रोह वाली जो क्रिया है वो क्रांति का रूप ले लेती है। ठीक, ये आपने समझा। और जब 2 ये सामूहिक क्रिया, पहली और दूसरी, विरोध प्लस उपद्रव, जब ये संगठित और संस्थागत हो जाती हैं तब ये किसका रूप ले लेती हैं? सामाजिक आंदोलनों का। तो इस प्रकार से आपने समझा कि क्रांति क्या होती है और सामाजिक आंदोलन सामूहिक क्रिया के जरिए कैसे प्रारंभ होते हैं, कैसे परिवर्तित हो जाते हैं। और जो यहाँ पे विद्रोह प्लस उपद्रव के आगे हमने दिखाया है चार्ट द्वारा, संगठित प्लस संस्थागत इक्वल टू सामाजिक आंदोलन, तो यहाँ पर ये बाई मिस्टेक विद्रोह जो है विरोध की जगह लिख गया है, तो आप इसे समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि ये चीज़ सामाजिक आंदोलन है या नहीं है,
तो आप उसे उत्तर कैसे दे सकते हैं? आप उसे ऐसे उत्तर दे सकते हैं, तो सामाजिक जो आंदोलन होते हैं उनमें सामूहिक प्रयास होता है जिसके द्वारा कोई परिवर्तन या तो लाया जाता है या कोई परिवर्तन लाने से रोका जाता है। जैसे अभी हमने जो किसान आंदोलन देखा था, उसमें किसानों की क्या मांग थी कि जो पहले की व्यवस्था है उसमें परिवर्तन किया जाए, जो नए कानून लाए गए हैं उनमें परिवर्तन किया जाए। तो किसानों का सीधा मानना था कि जो पहले की प्रक्रिया या क्रिया चल रही है उसको वैसे ही जारी रखा जाए और जो ये नए कानून बनाए गए हैं उनको ना लाया जाए। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कोई परिवर्तन लाने से रोका जा रहा था। तो आप जो सामाजिक आंदोलन है उनको ऐसे समझ सकते हैं। दोस्तों आइए अब ये समझते हैं कि ऐसी कौन सी दशाएं हैं जिनका होना सामाजिक आंदोलनों में अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर चार्ट में आपको जैसा दिख रहा है ऐसी 2 दशाएं हैं। पहली है अनायासता और दूसरी है निरंतरता। जब अनायासता और निरंतरता 2 दशाएं होंगी तभी ही सामाजिक आंदोलन चालू होते हैं। तो अनायासता का मतलब यहाँ पर क्या है? तो अनायासता का अर्थ ये है कि सामाजिक आंदोलन पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। मतलब किसी को ये नहीं पता होता है कि हमें कल से आंदोलन करना है। जैसे कि किसान आंदोलन को आप देख सकते हैं, जब पता चला कि ऐसे कानून आए हैं जो हमारे विरोध में हैं, उनको ऐसा लगा, उसके बाद वो आंदोलन के लिए एकत्रित हुए। और निरंतरता क्या होती है कि जब ये एकत्रित हो जाते हैं उसके बाद ये लंबे समय तक चलते हैं जब तक कि इनकी डिमांड पूरी ना हो जाए या ये दब ना जाए। दोस्तों आंदोलनों में 3 तत्वों के जरिए निरंतरता बनी रहती है, वरना आंदोलन समाप्त भी हो सकता है। तो वो आप देख रहे हैं। पहला है निश्चित उद्देश्य। हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जो भारत की आज़ादी का आंदोलन था उसका निश्चित उद्देश्य था कि जब तक भारत को आज़ाद नहीं कराएंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा, तो उसके जरिए निरंतरता बनी रही। दूसरा है नेतृत्व करिश्माई होना चाहिए, जैसे कि महात्मा गांधी जी का, उनको हर वर्ग के लोग अपना नेता समझ रहे थे, तो उनका नेतृत्व जो है करिश्माई था। और तीसरा विचारधारा भी सशक्त होनी चाहिए, जैसे कि गांधीवादी विचारधारा, वो विचारधारा भी लगभग हर वर्ग में एक्सेप्टेबल थी। दोस्तों अब ये भी समझना जरूरी है कि सामाजिक आंदोलनों की उत्पत्ति होती क्यों है, तो उसके लिए भी कुछ दशाएं आवश्यक हैं। तो उत्पत्ति के पीछे सापेक्षिक वंचना जैसे जातीय आंदोलन या महिला आंदोलन में आप देख सकते हैं, और दूसरा संरचनात्मक तनाव। और यहाँ पर जो संरचनात्मक तनाव है वो 2 स्टेप में होता है। पहले आती है सापेक्षिक वंचना और दूसरा जो संरचना है उसमें आता है तनाव, और इसके बाद से ये संरचनात्मक तनाव से सामाजिक आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों इस एग्जाम्पल के जरिए जाति व्यवस्था जो भारत में विद्यमान है उसके जरिए हम लोग समझते हैं कि ये आंदोलन उत्पन्न कैसे होते हैं। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी ली गई हैं, उच्च जाति जो विशेषाधिकार जिनके पास है, निम्न जाति या वंचित जाति जो अधिकारों से वंचित है। तो जो उच्च जाति के लोग हैं उनके पास तो विशेषाधिकार थे, आज़ादी के पहले की बातें कर रहे हैं, और जो निम्न जाति के लोग थे उनके पास अधिकार नहीं थे। तो इस वजह से उन उच्च जाति के सापेक्ष में जो निम्न जाति के लोग थे उनमें वंचना उत्पन्न होती है। ये पहला स्टेप है, और वो मांग करते हैं किसकी? अधिकारों की। और जब वो मांग उच्च जाति से अधिकारों की करते हैं तो उच्च जाति के द्वारा उन मांग को नकारा जाता है, जिससे क्या होता है, निम्न जाति के लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं। फिर क्या होता है, वो धमकी देते हैं, किस चीज़ की? अपने अधिकारों को प्राप्त करने की, जिससे क्या होता है, जो उच्च जाति के लोग हैं अब वो भी तनावग्रस्त हैं। तो देखिए यहाँ पर संरचना में पूरा तनाव उत्पन्न हो गया है, उच्च जाति भी तनाव में है और निम्न जाति भी तनाव में है, और इसके बाद ये पूरी संरचना ही तनावग्रस्त हो जाती है। जब पूरी संरचना तनावग्रस्त हो जाती है तो यही अवस्था है संरचनात्मक तनाव की। अब दोस्तों आप इस चार्ट में देखिए, फर्स्ट स्टेप सापेक्षिक वंचना, दूसरा स्टेप संरचनात्मक तनाव, और इसी संरचनात्मक तनाव से आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों अब अंत में समझते हैं कि आंदोलन कैसे समाप्त हो जाते हैं। तो 2 चीज़ों से आंदोलन समाप्त होते हैं। पहला है कि उद्देश्य प्राप्त हो जाए, जैसे कि आपने किसान आंदोलन देखा कि जो कृषि कानून थे वो वापस कर लिए गए, तब वो आंदोलन समाप्त हुआ। दूसरा आप हमारी भारत की आज़ादी का दे सकते हैं, भारत आज़ाद हो गया तब आंदोलन समाप्त हो गया। दूसरा होता है नेतृत्व या विचारधारा के कमज़ोर होने पर। मान लीजिए कि किसी आंदोलन के पीछे जो विचारधारा काम कर रही थी, नेतृत्व काम कर रहा था, उसकी जो है क्या होता है, कमजोरी हो जाए या कमज़ोर हो जाए, तब भी आंदोलन समाप्त हो जाते हैं। वैसे जो वर्तमान में
आंदोलन चल रहे हैं वो सोशल मीडिया से काफ़ी प्रभावित हैं। तो इसमें जो है ना तो ज़्यादा नेतृत्व की ज़रूरत है और ना ही किसी सशक्त विचारधारा की। दोस्तों, आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो क्या हैं, वो कैसे प्रारंभ होते हैं और कैसे उनकी समाप्ति होती है, इसको आपने आसानी से समझा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।